साईं आईएएस एकेडमी पर एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि है ना, हम टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन विद डिटेल लेकर आते हैं। तो उसका एक नया वीडियो है ना, उसका ये एक नया वीडियो है, नई क्लास है। बहुत बेहतर सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो आपको विभिन्न एग्ज़ामों में देखने के लिए अवश्य मिलते हैं और विभिन्न एग्ज़ामों में इन सवालों का बहुत बड़ा रोल होता है। फैक्ट के सवाल है ना, और ये जो क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होंगे, आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो विद डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन। टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और या तो ये एग्जाम में आए हैं या इनके आने की पूरी संभावना है। मैं एक टॉपिक के बारे में आपको विद डिटेल जानकारी दूंगा, है ना, और वो जानकारी का आप नोट्स बना लीजिए और आगे आने वाले एग्जामों में उसका लाभ उठाइए, ठीक है। और वीडियो के आखिर में इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरी तरीके से देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और उसका आंसर मुझे दीजिए, ठीक है। तो बेटा चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला सवाल अपने पास में देखिए। हाँ जी, पहला सवाल लिखा गया है। पहला सवाल है कि भारत के, देखिए, है ना, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के सम्माननीय बुजुर्ग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन दूसरा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन तीसरा है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन चौथे में लिखा है एमजी रानाडे, गोविंद महादेव रानाडे, है ना। तो बेटा इसका सही आंसर है विकल्प ए, दादा भाई नौरोजी को भारत का सम्माननीय, है ना, सम्मान्य बुजुर्ग कहा जाता है। तो सही आंसर आपके पास में ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता हूं, वो जानकारी जो विभिन्न एग्जामों में या तो पूछी गई है या उसके पूछने की संभावना है। हो सकता है कि आपने दादा भाई नौरोजी को खूब पढ़ा हो, लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने कभी ना पढ़े हों। इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, पूरे टॉपिक को आखिर तक देखें, बहुत आपकी मदद होगी, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, दादा भाई नौरोजी हमारा हेडिंग है, इस हेडिंग से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। देखिए पहला सवाल दादा भाई नौरोजी से है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ है 4 सितंबर 1825 में, है ना। जन्म स्थान है उनका बम्बई और वो धर्म था उनका पारसी धर्म को मानते थे दादा भाई नौरोजी, पारसियन थे वो, है ना। हालांकि इस टॉपिक से यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, ना तो स्थान पूछा जाता है ना धर्म पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी चूंकि जानकारी हम शुरू कर रहे हैं इसलिए हम चीज़ों को लिखेंगे। फैक्ट के सवाल भी हैं। देखिए, जब वो एजुकेटेड हो गए, है ना, पढ़ लिए, तो उन्होंने अध्यापक का काम किया है। वो अध्यापक थे, है ना, प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, है ना। जिस स्कूल में वो अध्यापक थे, है ना, उस कॉलेज का नाम कॉलेज था एल्फिंस्टन और एक कॉलेज पढ़ता था बम्बई में। तो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने अध्यापक का काम किया है और जिस विषय को पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट था उनका गणित, मैथ के प्रोफेसर थे और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पढ़ाते थे बच्चों को और गणित पढ़ाते थे। ये फैक्ट भी एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में क्या चीज़ गलत है। जब गलत है तब वो ऐसे फैक्टों को डालता है कि उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, है ना, में अध्यापक का कार्य किया या नहीं किया। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा
महत्वपूर्ण है, जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में क्या चीज़ गलत है। आगे देखिए, जब वो भारत की आज़ादी में कूदे, है ना, तो उन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना करी। कुछ संस्थाएं जो थी उन्होंने बनाई थी, कुछ भारत में बनाई थी बम्बई में, और कुछ भारत के बाहर लंदन में बनाई थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी उनकी, है ना, एक संस्था बनाई उन्होंने 1843 में, जिसका नाम था ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा। उसके बाद देखिए दूसरी संस्था उन्होंने बनाई 1891 में, है ना, 91 में, जिसका नाम था रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने 1852 में ज्ञान प्रसारक मंडली, ज्ञान प्रसारक मंडली महिला हाई स्कूल बनाया, महिला हाई स्कूल बनाया। ये सब भारत में थी संस्थाएं। एक भारत में उन्होंने और संस्था बनाई जिसका नाम था बेटा, वो भी 1852 की थी, है ना, जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन। उसके बाद देखिए एक संस्था उन्होंने बनाई 1865 में, लंदन इंडियन एसोसिएशन। लंदन इंडियन एसोसिएशन। और एक संस्था 1866 में उन्होंने बनाई जिसका नाम था बेटा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ये जो दो संस्थाएं थी, ये पूछा गया है सवाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया लंदन में, ब्रिटेन में, है ना, लंदन में या ब्रिटेन में उन्होंने कौन सी संस्थाएं बनाई हैं। तो लंदन ईस्ट इंडिया, लंदन इंडियन एसोसिएशन, ये नाम नहीं आता, ये पूछते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की है। तो लंदन में। ये पूछा गया है कि ज्ञान प्रसारक मंडली महिला हाई स्कूल की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की है। तो बम्बई में की है, ठीक है। रहनुमाई माजदायान सभा का गठन, है ना, यह स्थापना कहाँ की गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो मुंबई में की गई है। ये सभी संस्थाएं जो मैंने लिखी हैं चार ऊपर की, ये सब की सब बम्बई की हैं, बम्बई की है, ठीक है बेटा। इतनी बात आप याद रख लो। यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाते हैं वो एक नाम ये आता है रहनुमाई, एक ज्ञान प्रसारक मंडली का आता है, और एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आता है। मैंने मोस्ट 3 जगह लिखा। मैंने जानकारी आपको सभी दे दी है उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं की। क्लियर हो गई बात। चलिए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो बेटा दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड और फैक्ट क्या क्या है देखिए। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड और फैक्ट क्या क्या आते हैं। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम का फैक्ट है वो। दादा भाई नौरोजी की एक मैगजीन थी, पत्रिका, शायद आपको ना पता हो, है ना। ये जो पत्रिका थी इसका नाम था रस्त गोफ्तार। अगर आप सब पूछ ले तो आपके तोते उड़ जाएंगे, है ना, कि बताइए रस्त गोफ्तार मैगजीन किसने प्रकाशित की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने कब की है, 1851 में। और
गुजराती भाषा में। किसमें बेटा? गुजराती भाषा में। बहुत अच्छा फैक्ट बनेगा, है ना, कि रस्त गोफ्तार जो मैगजीन थी वो किसकी थी, पत्रिका? तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी की। अब और किस भाषा में थी वो? गुजराती भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये रेलवे में सवाल आया है कि रस्त गोफ्तार जो है ना, किसकी मैगजीन थी, किसकी पत्रिका थी। और देखिए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। मैं समझता हूं कि ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मोस्ट है बेटा आपके लिए। इसी किताब के अंतर्गत उन्होंने कंसेप्ट दिया था, एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या था? दादा भाई नौरोजी ने क्या सिद्धांत दिया था? देखिए, है ना, धन का अपवहन, इसी को कहते हैं संपत्ति का अपवहन। इसी को कहा गया भारतीय या भारत का आर्थिक, भारत का आर्थिक अपवहन। इसी को कहा गया धन निकासी। इसी को कहा गया धन चूसक, और इसी को अंग्रेजी में बोला गया ड्रेन, DRAIN, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो वर्ड है ये अंग्रेजी का, ये पूछा गया हिंदी में लिख के एक बार कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका सिद्धांत था? तो दादा भाई नौरोजी का। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका सिद्धांत था? दादा भाई नौरोजी का, है ना। धन का अपवहन, के किस तरीके से अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग भारत के पैसे को इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन लेके जा रहे हैं, है ना। संपत्ति का अपवहन, किस तरीके से भारत की संपत्ति को इंग्लैंड अंग्रेज लेके जा रहे हैं। भारत का आर्थिक अपवहन, भारतीय गतिविधियों को ठप्प करके किस तरीके से भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज कर रहे हैं। धन निकासी का सिद्धांत, किस तरीके से हमारे देश से धीरे धीरे धन खिसक रहा है ना। धन चूसक का सिद्धांत कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे देश से धन चूस रहे हैं, इसकी जानकारी दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से लिखी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में। ये जो क्वेश्चन है जहां मैं मोस्ट लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने और जानकारी की तरफ, है ना। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड हम और जानकारी कवर करेंगे, ठीक है। और जानकारी क्या क्या होगी वो देखिए। दादा भाई नौरोजी के उपनाम क्या क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी को क्या क्या कहा जाता था? आपने सुना होगा भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध पुरुष या भारत का वयोवृद्ध नेता। दादा भाई नौरोजी को कहा गया सम्मान्य बुजुर्ग, सम्मान्य बुजुर्ग। दादा भाई नौरोजी को कहा गया ग्रैंड, ये नाम बहुत आता है, ये भी नाम बहुत आता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारतीय बुजुर्ग, है ना, भारतीय वृद्ध। ये सब दादा भाई नौरोजी के नाम है ना। ये दो नाम ज़्यादा आते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष
या देखो एक क्वेश्चन में पूछा गया भारत का सम्मान्य बुजुर्ग के नाम से, तो भारत का सम्मान्य बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय वृद्ध, है ना, व्यक्ति, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृद्ध से रिलेटेड जब भी ये बुजुर्ग से क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने, देखिए आपको क्वेश्चन पता होगा कि एक सवाल बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, भारत में, बहुत शानदार सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना। भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास, पहली बार प्रथम प्रयास किसने किया है? तो देखिए, पहली बार प्रयास किया गया है दादा भाई नौरोजी की तरफ से। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भारत के लोगों की और भारत की राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश की है। सवाल ये पूछा गया था एक बार एसएससी के एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना, है ना, किस दशक में की थी या किस समय में की थी? तो देखिए, समय था 1867-68। इनके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय कितनी आई थी उस जमाने में? इन्होंने बताया था कि एक आदमी की जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की जो इनकम है भारत में, वो 20 रुपये प्रति वर्ष है। हिसाब लगा लो, एक साल में एक आदमी की इनकम 20 रुपये मानी गई दादा भाई नौरोजी के अनुसार। उस ज़माने में 1867-68 की बात है। इसलिए एक और सवाल पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, जिसमें कहा गया कि निम्न में से किसने, है ना, आर्थिक आज़ादी की मांग की है? भारत के किस आंदोलनकारी ने कहा है कि अंग्रेजों, हमें किसी भी प्रकार की आज़ादी मत दो, सिर्फ एक आज़ादी दे दो जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दे, है ना? तो उसे बोलते हैं आर्थिक आज़ादी। तो आज़ादी की मांग, इन्होंने कौन सी आज़ादी की मांग की है? आज़ादी की मांग, है ना, कौन सी आज़ादी की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई है? तो आर्थिक आज़ादी। कौन सी? आर्थिक आज़ादी। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी आज़ादी की मांग की है? आर्थिक आज़ादी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब ये, है ना। चलिए और जानकारी लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है बेटा, और जानकारी देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या क्या बनती है। देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और जानकारी मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबने पढ़ा होगा 28 दिसंबर, है ना, 1985 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी भैया जी, है ना, बम्बई में सुना होगा। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई थी, है ना। चलिए, ए.ओ. ह्यूम ने जो नाम दिया था वो नाम क्या था? वो नाम था, देखिए, है ना, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था। ए.ओ. ह्यूम ने जो नाम दिया था वो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन क्या कहा जाता है? देखिए, इसका जो नया नाम पड़ा, नया नाम, कौन सा नया नाम है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस
हिंदी में क्या बोलोगे इसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो नया नाम था, इस नए नाम को दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। देखिए ध्यान से सुन लो, ये फैक्ट कितना शानदार है। एक बार रेलवे में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जो है, ये नाम जो है किसकी देन है, किसने दिया है ना? एओ ह्यूम, है ना, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। तो ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे क्या? एओ ह्यूम, जबकि ये गलत है। सही जवाब क्या है? दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितना शानदार सवाल है, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में बेटा, कुछ और जानकारी के साथ में आगे चलते हैं। तो देखिए जो दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, ये तीन बार है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये सवाल पूछा गया है ना, ये सवाल पूछा गया है कि कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी? तो 3 बार बने हैं, है ना। ये सवाल आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के संबंध में गलत है? और गलत वाला ऑप्शन में लिखा था कि ये 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गलत है, वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 1886 में, जब दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में होता 1886 में। दादा भाई नौरोजी, है ना, उसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन था, दूसरी बार वो अध्यक्ष बने थे 1893 में, लाहौर में जब अधिवेशन था, है ना, और वो अधिवेशन नंबर था 9वां। तीसरा 1906 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और वो कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था, 22। यहाँ से फैक्ट आते हैं कि इस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन में इस्तेमाल हुआ है। एक सवाल कई एग्जामों में आया है, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ सवाल बनेगा। सवाल यह आया कि स्वराज शब्द किसने दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वराज शब्द किसने दिया है, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द नहीं दिया है, बल्कि वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि, है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। लेकिन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो 22वां अधिवेशन था, 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे और देखते हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। देखिए बहुत शानदार सवाल बन रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि देखिए ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ब्रिटिश संसद या हाउस ऑफ कॉमन, तो ब्रिटिश संसद या हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ब्रिटेन की संसद की बात चले बेटा, चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो पहले भारतीय है ना जो ब्रिटेन की संसद में जाके बैठे, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी
और कब वो सांसद बने थे? 1892 में, ठीक है, 1892 में। और किस पार्टी की तरफ से वो गए थे? किस पार्टी की तरफ से वो चुने गए थे? तो पार्टी का नाम था उदारवादी दल। उदारवादी दल या पार्टी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरल, LIBERAL, लिबरल पार्टी, है ना। फिंसबरी की तरफ, फिंसबरी का एरिया था, वहाँ से वो चुने गए थे। बहुत शानदार सवाल बनता है ये, बहुत टॉप सवाल है, समझ लो, है ना, कि ब्रिटिश संसद या हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी, है ना। किस पार्टी की तरफ से थे? उदारवादी दल या लिबरल पार्टी की तरफ से वो सांसद चुने गए थे। चलिए और फैक्ट देखते हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में, है ना, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, जो दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में, है ना, गुजराती के प्रोफेसर रहे हैं। तो ये गुजराती के प्रोफेसर बने हैं, है ना। कहाँ बने भैया? लंदन में। कहाँ? लंदन में। तो लंदन के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। किस भाषा के? गुजराती भाषा के। ये सवाल जब बनते हैं जब वो पूछता है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में क्या चीज़ गलत है, तो आपने सही कितना पढ़ा है। अगर आपने सही पढ़ा है तो गलत आप बता सकते हैं। तो गुजराती के प्रोफेसर बने हैं वो लंदन में। एक और सवाल बनता है यहाँ से, देखिए, 1885 से लेकर 1888 तक, 85 से लेकर 18 तक बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे हैं ये। तो मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर भी रहे हैं ये। और आखिरी सवाल ये है ना, कि देखिए 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। 1917 में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ये मैंने क्यों लिखवाया है? ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि आज़ादी का वो परवाना था, है ना, जिसने आज़ादी की जंगें तो लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत तो करी, लेकिन आज़ादी देख नहीं पाए। आज़ादी से पहले दादा भाई नौरोजी की डेथ हो गई है 1917 में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताई है ना, वो डिटेल आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर दादा भाई नौरोजी से बनता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने पढ़ रखा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है अपना? दूसरा सवाल है बेटा, हाँ जी, चीन की ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? ली ताइपू, सी हुआंगथी, लाओ तजे, है ना, कंफ्यूशियस ने कराया था। तो चीन का एक राजा था जिसका नाम था, है ना, शी हुआंगती। तो देखिए, चीन की महान दीवार, है ना, का निर्माण, चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ है? तो कहा जाता 220 से लेकर 206 BC के दौरान, ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले, 200 साल या 200-250 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 200-250 साल पहले इस दीवार का निर्माण किया गया था। इस दीवार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राजा था वहाँ का शी हुआंगती, थी या ती, चीन वालों के नाम ऐसे होते हैं, चिंग चुंग चुंग करते रहते नहीं, हाँ। चलिए, शी हुआंगती वहाँ का राजा था, उसने निर्माण कराया था। ये जो चीन की दीवार है, इस चीन की दीवार की लंबाई बताई जाती है, वैसे बताई जाती है 6400 किलोमीटर, लेकिन उसके सभी भागों को अगर जोड़ लिया जाए तो 8851 किलोमीटर, 8851 किलोमीटर लंबी चीन की दीवार है। और इस दीवार की खास बात यह है, इतनी बड़ी दीवार है कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है ना, स्पेस से भी, अंतरिक्ष से दिखाई देती है ना, दिखाई
देती है। ठीक है, और एक अंतिम सवाल यहां से बनता है कि 1897 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर है ना सूची में शामिल। तो सवाल यहां से क्या बन जाएगा, आप कुछ गैस कर रहे हैं? सवाल ही बनेगा कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार का नाम बताओ, तो आप कहोगे चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दूसरा सवाल, इसका निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ है? तो राजा का नाम किंग ये है। राजा कौन है वहां का? शी हुआंगती, है ना। हाँ, पश्चिमी उत्तर के आक्रमण से बचने के लिए, है ना, बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, पश्चिमी आक्रमण से बचने के लिए चाइना के राजाओं ने या राजा ने चीन की दीवार का निर्माण कराया। तो दो सवाल आप याद रखिए, है ना। पहला सवाल ये, दुनिया की सबसे लंबी दीवार का नाम बताओ, तो आप कहोगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की दीवार। दूसरा, चीन की दीवार का निर्माण किस राजा ने कराया है? तो शी हुआंगती ने कराया है ना। कब कराया है, कितने मीटर की है, कहाँ से दिखाई देती है ना, कौन सा हमें जाकर कूदना उसके ऊपर। ठीक है, हाँ, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुई, छोड़ो पर को। दो बातें याद रख लो, चाइना की दीवार किस राजा ने बनवाई थी, तो नाम आएगा, है ना, शी हुआंगती। और दूसरा सवाल बनेगा कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार का नाम बताना है, तो कहोगे आप चाइना की दीवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला अपने पास में तीसरा। हाँ जी, तीसरा सवाल ये है, देखिए तीसरा सवाल ये है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 16, 25, 22 और 24। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भाग कितने आते हैं बेटा? वो आते हैं आपके सामने 22। तो भारतीय संविधान में देखो, मूल भाग, भारतीय संविधान के मूल भाग जो आते हैं वो आते हैं 22। और खंडों सहित कितने भाग हैं? खंडों सहित भाग कितने हैं बेटा? तो खंडों सहित भाग आते हैं 25। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, मैं डेली कॉन्स्टिट्यूशन का एक सवाल रखूंगा अपनी सेट में। मैंने संविधान की शुरुआत से क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आपको पता भी ना चला कि आपने संविधान की पूरी जानकारी कब हासिल कर ली, और आपको संविधान के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले वो सब पता भी चल जाएंगे। आज हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान के जो 22 भाग हैं, प्रत्येक भाग में क्या है और वो भाग किन किन अनुच्छेदों के दायरे में चलता है ना। तो एक हम लिस्ट बना रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देना, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ कर जाना आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने एक काम करा है, भाग, ठीक है, उस भाग में क्या विषय है, चर्चा किस बात की है, और वो किन किन अनुच्छेदों के दायरे में आता है। तो संविधान का भाग नंबर 1 पहला सुना होगा आपने, संघ व राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में किस बात का उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद चलते हैं, है ना, 1 से 4 तक, 1 से 4 आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है। दूसरा देखो, संविधान का दूसरा भाग आता है नागरिकता का, और संविधान का दूसरा भाग जो नागरिकता का है वो चलता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, है ना। 11, नागरिकता के संबंध में संशोधन करने की शक्ति किसकी? संसद की। संविधान का भाग नंबर 3 संबंधित है मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से। मूल अधिकार आते हैं, और ये चलता है अपना अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, 35। फंडामेंटल राइट्स की बात है ना। डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो चलते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 4 के बाद में भाग सीधा 5 था, लेकिन बीच में लाए हम 4 कै को, एक भाग जोड़ा गया भारत के संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 कै में, 51 कै,
भाग नंबर 5 में हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, संघ के बारे में। इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, कैग, सबकी जानकारी आती है इसी में। और इसमें आर्टिकल चलते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। संविधान का जो भाग नंबर आता है अपने पास में 6, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 6, उसमें हम बात करते हैं स्टेट की, राज्य की। इसी में हम पढ़ते हैं विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, सब इसी के दायरे में आता बेटा। इसमें आर्टिकल चलते हैं 152 से लेकर, है ना, 237 तक। भाग नंबर 7 जो था, हाँ जी, भाग नंबर 7 अनुसूची 1 के भाग 6 के राज्य है। इसमें एक ही आर्टिकल आता था 238। ये भाग अब हो चुका है निरसित, खत्म। इसको निरसित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कब करा है? 7वां संशोधन 1956 के तहत इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है। भाग नंबर 8 जो आता है बेटा अपना, उसमें आता संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। देखो, 5 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 में आता है स्टेट गवर्नमेंट, ये खत्म हो गया तो सीधा 8 में आता है ना, टेरिटरी एरिया, संघ शासित प्रदेश, या फिर आप कह सकते हो है ना, केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल इसमें जो चलेंगे वो आते हैं बेटा अपने पास में 239 से लेकर 242 तक। भाग नंबर 9 में आती है पंचायत, उसके आर्टिकल चलते हैं 243 से लेकर 243 तक। भाग नंबर 9 के में आता है नगर पालिका या नगर निकाय, नगर पालिका, और ये आता है 243 तय से लेकर 243 ये 6। भाग नंबर 10 में आता है, देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। एक ही आर्टिकल आता है 244 और 244 के। हर आर्टिकल अभी शुरुआत है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको जब मैं इससे आगे निकलूँगा, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है। इनसे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है? देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड हो सकती है। जैसा उसने ये कहा गया है ना कि देखिए, भारत के संविधान में, है ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि, है ना, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 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 अधिकार है तो मूल अधिकार में होगा। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो आप ये हिसाब लगा लोगे कि वो आर्टिकल 12 से ज़्यादा होगा और 35 से कम होगा। 4 विकल्पों में से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। कन्फ्यूजन होगा तो और डिटेल में मैं आपको बता ही दूंगा। पहली बात तो ऐसे सवाल बन जाएंगे, है ना। ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इस सेक्शन से जो है ना, मोटे मोटे क्वेश्चन आप जो है याद करना सीख जाएंगे, मोटे मोटे क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। इससे फायदा मिलेगा आपको। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, तो हम आगे भाग नंबर कहाँ तक बेटा? भाग नंबर 10 तक। तो भाग नंबर 10 तक का सफर हमने तय कर लिया। चलिए, भाग नंबर 11 है, संविधान का भाग नंबर 11 है। भाग नंबर 11 में क्या है ना, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध।
और ये चलेगा अपने पास में 245 अनुच्छेद से लेकर 263 तक। ठीक है। भाग नंबर 12 में आता है वित्त, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद। बताऊंगा इसमें क्या क्या आती है चीज़ें। ये चलेगा 264 से लेकर 300 कै, है ना, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो 300 कै में पहुंच गया। भाग नंबर 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कोमा वाणिज्य तथा समागम। और यह आता अनुच्छेद 301 से हम चलेंगे और चलेंगे 307 तक। भाग नंबर 14 में देखिए, भाग नंबर 14 में क्या कहा गया है, संघ व राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, जो संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की बात आती है, सेवाएं, तो वो है 308 से लेकर 322। कुछ अधिकरणों की बात की गई है, अब ये जोड़ा गया है 14 के कुछ अधिकरण आएंगे। तो अधिकरण आएंगे 323 से लेकर, है ना, 323 कै तक अधिकरण है ना। भाग नंबर 15 में पूछा जाता बहुत बार, तो निर्वाचन की बात है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन वगैरह सभी सीमा आता है। 324 से लेकर अनुच्छेद चलेगा 329 तक, है ना। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे लोकसभा में, है ना, एससी का रिजर्वेशन, राज्यसभा लोकसभा में एससी का रिजर्वेशन, विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियंस का था वो ख़त्म हो गया, अब खैर वो सब है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग, कमीशन, सभी इसी मांगे। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, संबंध में विशेष प्रावधान, ये चलेगा आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। ठीक है बेटा, इस आप जरूर नोट डाउन कर लें और एक बार याद कर लें थोड़ा अच्छे से। यहाँ ही तो आपको दिक्कत दिखाई देगी, लेकिन आगे जब क्लास में स्टार्ट करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि संविधान पढ़ने का यही तरीका है केवल। चलिए देखो आगे, हाँ बेटा, तो हम आगे भाग नंबर 16 तक, संविधान का भाग नंबर 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात आती है, तो 343 से लेकर 351 तक। भाग नंबर 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी, आपात उपबंध की बात आती है, तो आपात उपबंध चलेंगे 352 से लेकर 360। ठीक है। भाग नंबर 19 में कुछ फैसिलिटी है, राज्यपाल को संरक्षण है, राष्ट्रपति को संरक्षण है, उसको प्रकीर्ण के दायरे में लिखा गया है, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग नंबर 20 सीधा सीधा पूछा जाता संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन, और ये आता बेटा आर्टिकल 368 के दायरे में। खूब एग्जाम में सीधे ही आता है, तो कुछ आर्टिकल तो कुछ भाग तो सीधे पूछ ले जाते हैं। नागरिकता का संबंध बताओ किस भाग में है, मूल अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, मूल कर्तव्य किस भाग में है ना। हाँ जी, राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, ऐसा पूछ लेगा। ठीक। भाग नंबर 21 देखो, अस्थायी, संक्रमणकालीन
विशेष उपबंध, वो 370 धारा 370 विशेष उपबंध। अब हिसाब लगा लो भाग नंबर कौन से में आएगा, 370 धारा 370। 368 के बाद में है ना 369 से लेकर हम चलेंगे 392 तक। और भाग नंबर अंतिम है भाग नंबर 22, जिसमें कहा गया कि संक्षिप्त शॉर्टकट, संक्षिप्त नाम, भारत का छोटा नाम क्या है ना। प्रारंभ, संविधान को आरंभ करने की इजाज़त इसी भाग से मिली है ना। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, संविधान का हिंदी में वर्जन, हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन, डिलीट करना किसी भी चीज़ को संविधान से है ना, इन सब का उल्लेख जो है भाग नंबर 22 में है, 393 से लेकर 395 तक। तो मूल संविधान में जो 395 आर्टिकल थे वो इस तरीके से डिवाइड थे। किस भाग में क्या है, पहले सबसे पहले आपको ये जानना है ना। सबसे पहले ये जानना, देखिए जब हम कोई किताब पढ़ते हैं ना तो उसके बारे में पहले हमें ये तो पता चला किताब का नाम क्या है, दूसरा हमें ये पता चलने किताब की विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर हैं, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे है ना, तभी तो हम उसे अच्छे से समझेंगे। तो पहले संविधान के कितने भाग हैं, किस भाग में क्या क्या कहा गया है और किस भाग में कितने आर्टिकल आए हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं, फिर देखते हैं कैसे मज़े से हमें संविधान याद होता है, पता भी नहीं चलेगा, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं लिंक कराना शुरू करूँगा, उनको जोड़ कर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी फिलहाल आप याद कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में वो ये है, ये पवन नहीं है बेटा, वन महोत्सव है। सवाल ये है कि वन महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वृक्षों को काटने से है ना, वृक्षारोपण करने से, खेती में बढ़ोतरी करने से, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्षारोपण से रिलेटेड है ना वन महोत्सव। तो देखिए वन महोत्सव, जो वन महोत्सव है याद रखें, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव का समय क्या है ना, समय है 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई है ना, मतलब प्रथम सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह। जुलाई का पहला सप्ताह हम किस रूप में मनाते हैं बेटा, वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस वन महोत्सव की संकल्पना किसने दी थी है ना, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। तो वन महोत्सव की संकल्पना दी थी के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने दी थी। और वन महोत्सव का संबंध किस चीज़ से है, रिलेशन किस चीज़ से है, तो वृक्षारोपण, पौधों को लगाइए, वृक्षारोपण से रिलेटेड है। 1950 में रफ़ी अहमद किदवई ने जो है ना वृक्षारोपण किया था प्रथम बार। तो प्रथम बार कब वृक्षारोपण हुआ है, प्रथम बार वन महोत्सव कब मनाया गया है, तो पहली बार मनाया गया है 1950 में रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप याद रख लो वन महोत्सव से है ना, बहुत आपके लिए। जुलाई का पहला सप्ताह किस रूप में मनाते हैं, वन महोत्सव के रूप में। इसकी संकल्पना किसने दी थी, के.एम. मुंशी के द्वारा। संबंध किससे है, वृक्षारोपण से, पौधों को लगाने से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है, पीसो नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लो, थोड़ा टाइप गलत हो गया दिखा है शायद ये। चलिए ये आता पेसो, पेसो है ना। पेसो निम्न में से किस देश की मुद्रा है, दक्षिणी कोरिया की वोन सुनी होगी आपने, दक्षिण कोरिया की मुद्रा आती है वोन, मैक्सिको की मुद्रा है पेसो है ना, जापान की है येन और इटली की है यूरो। लो मैंने चारों मुद्राएं लिखवा दी। मैं दो एक जानकारी और दे दूं आपको। ये जो मैक्सिको है, ये जो मैक्सिको, मैं इसकी बात करने वाला हूं मैक्सिको की। ये जो मैक्सिको है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है क्या है ना मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, राजधानी, तो मैक्सिको सिटी,
मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी, है ना। मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है AM लोपेज, है ना, ओब्राडोर, अब्रोडार। मुद्रा क्या है मैंने भी बताई है, मैक्सिको की जो मुद्रा है, करेंसी क्या है, तो पेसो। एक और फैक्ट याद रख लें, जो मैक्सिको है, जो कि सबसे शानदार सवाल है यहाँ का, मुद्रा तो है ही है शानदार, सबसे ज़्यादा शानदार सवाल यहाँ का क्या है, सबसे शानदार सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो मैक्सिको में। ये क्वेश्चन जरूर याद रख लें आप। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको में, है ना। इसी मैक्सिको में चलता था माया कैलेंडर, जिसमें ये कहा गया था कि माया कैलेंडर ये कहता है कि 2012 के बाद दुनिया नहीं रहेगी। आपने चर्चा सुनी होगी 2012 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो माया कैलेंडर के अनुसार था। तो माया कैलेंडर मैक्सिको का था। दो बातें याद रखो, मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है, तो पेसो, और मैक्सिको दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है, तो वो करता है चांदी का। ठीक है। वीडियो के आखिर में मैंने कहा था, शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको जवाब लिखना है, कमेंट करना है उसके बारे में, हर बच्चों को कमेंट करना है। तो मेरा सवाल ये है कि स्वराज शब्द किसने दिया, स्वराज शब्द किसने दिया, स्वराज शब्द किसने दिया है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो मिलते हैं बेटा नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।